मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आया हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और यह फैसला है एफआईआर को रद्द करने को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट लगातार हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन दे रहा था कि किसी भी एफआईआर को बिना सोचे समझे, बिना उसको अच्छे से जांचे परखे रद्द नहीं करना चाहिए और रद्द नहीं किया जा सकता। और उसके डायरेक्शन के कारण हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करना लगभग बंद ही कर दिया था, और जो केस था वह लंबा खींचता था लोअर कोर्ट में। कभी कभी तो बेवजह ही केस लंबा खींचता था। लेकिन अभी पिछले साल अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बहुत ही लैंडमार्क। यह बैंक के खिलाफ एक एफआईआर था, उसको रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। यह फैसला दिया है ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने एक क्रिमिनल अपील के मामले। यह मामला है बिहार का, और यह जो केस है वह एचडीएफसी बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021 का यह मामला। इसमें एचडीएफसी बैंक इन्वॉल्व है का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है, और साथ ही साथ और भी जो इसमें लोग थे जो प्राइवेट पार्टी थे उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। इसमें हुआ क्या है कि अक्टूबर 2021 में डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स ने कुछ जगहों पर सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलाया। उसी सर्च और सीजर ऑपरेशन और ये जिनके खिलाफ चलाया वह एक खेम का परिवार था, जिनके खिलाफ भी सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलाया। और सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के दौरान ही यह पाया गया कि इस परिवार का बहुत सारा बैंक अकाउंट और लॉकर एचडीएफसी बैंक में भी सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलाया गया इस बाबत। और बैंक को यह निर्देश दे दिया गया कि वह उनके अकाउंट ऑपरेशन को सीज कर दे, और साथ ही साथ जितने भी लॉकर हैं उसको सील कर दे। यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर इंस्ट्रक्शन चला गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और बैंक को यह भी बतला दिया गया कि यदि वह वैसा नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति में सेक्शन 275A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत उन्हें सजा भी हो सकती है। यदि इसको यह फॉलो नहीं करते हैं, इसको कॉन्ट्रावीन करते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन्हें सजा भी हो सकती है। बैंक ने अकॉर्डिंगली फॉलो किया, जो बैंक करता है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए तो बैंक इमीडिएटली उसको फॉलो करता है। तो उसने अकाउंट ऑपरेशन को बंद कर दिया और रेदर अकाउंट को फ्रीज कर दिया और उनके लॉकर को सीज कर दिया। बाद में चलकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही, जो डिप्टी डायरेक्टर थी, उसने ही यह ईमेल भेजा। यह ईमेल 2 नवंबर को बैंक को गया, जिसमें यह कहा गया कि अकाउंट जो फ्रीज किया गया है उसका ऑपरेशन चालू कर दिया जाए। यह 2 नवंबर को यह ईमेल उन्हें मिला, और 8 नवंबर को डाक से उन्हें यह डायरेक्शन भी प्राप्त हो गया। साथ ही साथ इसका पता तो नेचुरली खेमका परिवार को भी हुआ। तो खेमका परिवार ने 9 नवंबर को बैंक जाकर अपने अकाउंट को तो ऑपरेट किया ही किया, अपने लॉकर को भी ऑपरेट किया। और जैसा कि आपको पता है कि जब लॉकर को ऑपरेट किया जाता है, बैंक में जब आते हैं लोग, तो सीसीटीवी फुटेज में उसका कवरेज होता है और रजिस्टर में उसकी एंट्री होती। तो यह उन्होंने अपने लॉकर को भी ऑपरेट किया। कुछ सामान उन्होंने अपने हटाए होंगे, कुछ जो वैल्यूएबल गुड्स हैं उसको उन्होंने हटाया होगा। बाद में 20 नवंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पुनः बैंक में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलाया, जहां पर उसने पाया कि जो लॉकर जो कि सील किया गया था वो लॉकर खुला हुआ है और उसका ऑपरेशन हुआ है। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, रजिस्टर को चेक किया गया, तो उसमें पाया गया कि यह बैंक ऑफिसर्स जो थे उन्होंने कोऑपरेट किया। नेचुरली कोऑपरेट वह करेंगे क्योंकि बैंक में कस्टमर है जो खेमका परिवार,
उन्होंने कोऑपरेट किया और बिना उनके कोऑपरेशन के तो लॉकर खुल भी नहीं सकता, क्योंकि एक चाबी बैंक के पास होती है। तो और वह लॉकर को ऑपरेट करने दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को यह कहा कि जब यह आपको ईमेल भेजा गया था और जब आपको अक्टूबर में इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप लॉकर का ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इसे सील रखेंगे, तब आपने यह क्यों किया? और यह आदेश का उल्लंघन है जो 275 एक्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत आता है और जिसके तहत आपके ऊपर केस है। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्हें समन किया, जहां पर इन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन लोगों से चूक हुई है उस ईमेल को और उस लेटर को समझने में, निर्देश को समझने में। उन्होंने बैंक अकाउंट ऑपरेशन को यह मान लिया कि उनके लॉकर को भी ऑपरेट करने का परमिशन है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे स्वीकार नहीं किया और इन लोगों के खिलाफ जो बैंक मैनेजर वहां पर थी, एचडीएफसी बैंक गांधी मैदान ब्रांच की जो ब्रांच मैनेजर थी आभा सिन्हा, और जो लोग बैंक ऑपरेशन मैनेजर थे और जो टेलर ऑपरेटर थे, उन सब के खिलाफ में वहां पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और जो मुकदमा दर्ज किया गया वो भी बहुत ही गंभीर आरोप में दर्ज किया गया, जिसमें इनके कनाइवेंस को दिखलाया गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी को दिखलाया गया, इनका यह दिखलाया गया कि यह इसमें बेनिफिशियरी भी यह रहे हैं, और बहुत सारे सेक्शंस उसमें लगाए गए, क्योंकि उस समय यह बीएनएस लागू नहीं था और बीएनएसएस लागू नहीं था। तो उसमें इंडियन पीनल कोड की धारा 34, जो कि अब बदल कर बीएनएस में यह 3 सब सेक्शन 5 हो गया है, सेक्शन 37 जो 3 सब सेक्शन 8 हो गया है, जिसमें कि यह प्रोविजन है कि कॉमन इंटेंशन के साथ यदि कोई क्राइम किया जाता है तब उसमें ऐसा धाराएं लगती है। फिर क्रिमिनल और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 120B, जो कि अब नए जो बीएनएस लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें उसके तहत 61A और 62 है, और 201 जिसमें कि एविडेंस को खत्म करने मिटाने की बात है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में जो 236 है, जो 201 था वो 236 हो गया है। इसके अलावा 206 जिसमें कि फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी की बात कही गई है और कॉन्सीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की बात कही गई। जो लॉकर खोला गया उसमें से जो सामान हटाया गया और जो छिपाया गया उसके तहत 206 लगाया गया है, जो कि अब नए कानून के तहत ये 241 हो गया, यह धारा भी लगाई गई। 217 लगाई गई, जिसमें कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट ने डिसोबे किया है इंस्ट्रक्शन को, कानूनी जो आदेश था उसका उल्लंघन किया है, और जो कि यह पिनल सेक्शन में आता है, तो वह जो प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया गया था उसको उसने ओपन कर दिया। इसके तहत 217 लगाया गया है, जो कि बीएनएस के तहत 253 हो गया है। 406 लगाया गया है, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत पनिशमेंट की बात कही गई है, जो कि अभी वर्तमान में जो नया कानून है उसमें 314 हो गया है। 409 लगाया गया है, जिसमें पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा मिस एप्रोप्रिएशन की बात है, चीटिंग की बात है, धोखाधड़ी की बात है। यह भी 304 314 अब हो गया है नए कानून के तहत। 420 लगाया गया था, वह भी 314 हो गया है, और 462 लगाया गया था, जिसमें कि वह सेम ऑफेंस के लिए जो कमिट किया गया है उसमें उसके तहत, और जो सेम ऑफेंस है जिसमें कि इंटरेस्ट की गई थी प्रॉपर्टी को, उसके तहत यदि कोई क्राइम होता है तो उस पर यह सेक्शन लागू होता है, जो कि अब 332 में कन्वर्ट हो चुका है नए कानून के तहत। इस बहुत सारी धाराएं लगा दी गई और इन धाराओं के तहत तो बहुत लंबे समय तक केस चल सकता था, और एफआईआर दर्ज हो गया गांधी मैदान थाने में। गांधी मैदान थाने में जो एफआईआर दर्ज हुआ वह इन सारे सेक्शन के तहत हुए। बहुत ही गंभीर आरोप एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगाया गया, और साथ ही साथ वो जो खेमका परिवार है उनके ऊपर तो लगाया ही गया। एचडीएफसी बैंक ने इसके खिलाफ में हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग पिटीशन फाइल कर दिया सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के तहत, जो कि अब वो 528 ऑफ द बीएनएसएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। ठीक है, उसके तहत इन लोगों ने केस फाइल कर दिया। हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया
पूरी सुनवाई की हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अपेरेंटली इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, सिर्फ नेग्लिजेंस के आधार पर यह नहीं हो सकता है और यह सिर्फ चूक के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता है। और हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ में इन लोगों ने क्रिमिनल अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बैंक ऑफिसर्स ने क्रिमिनल अपील की और जिसमें उन्होंने इसे रद्द करने का प्रेयर किया कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को एट लेंथ सुना, बहुत ही विस्तार से सुना। एचडीएफसी बैंक के उनके वकील थे, बिहार गवर्नमेंट के जो इनकम डिपार्टमेंट के जो लॉयर थे उनको सुना और सुनने के बाद ने कोर्ट ने यह पाया कि यह एक चूक है, बैंक की तरफ से एक चूक है, इसमें कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक इसमें कहीं से बेनिफिशियरी नहीं है। बैंक अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसमें उससे चूक हुई और चूक के आधार पर इतने सारे धाराओं के तहत केस नहीं किया जा सकता और एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर यह कहा गया कि बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं किया गया था प्रॉपर्टी, बैंक को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वह उसको सील कर दे और उसको वह ऑपरेट न करने दे, न कि उसे कुछ इंटरेस्ट किया गया प्रॉपर्टी। और जब प्रॉपर्टी इंटरेस्ट किया ही नहीं गया तब ऐसी स्थिति में मिस एप्रोप्रिएशन का सवाल नहीं होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई मेंस रिया का मतलब होता है कोई आपराधिक इंटेंशन, ठीक है ना, कोई आपराधिक इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन कुछ इसमें नजर नहीं आता है। बैंक अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी में उसकी चूक हुई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसका कोई आपराधिक इंटेंशन था, कोई क्रिमिनल इंटेंशन था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी नहीं माना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं माना कि कोई कॉमन इंटेंशन था इनका, ठीक है ना, यह कॉमन इंटेंशन था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का, और नहीं उन्होंने मिस एप्रोप्रिएट किया किसी प्रॉपर्टी को। उसने सिर्फ इतना किया कि खेमका परिवार को उसने अलाउ किया और वह भी एक ईमेल के कारण और ईमेल को समझने की भूल के कारण, तो भूल के कारण यह एफआईआर नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे सेक्शन जो एफआईआर में लगाए गए हैं वह सारे बैंक ऑफिसर्स के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। और यह भी कहा गया कि बैंक यदि अपनी ड्यूटी को पूरा करने में कोई चूक उससे हो जाती है तब ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं दर्ज किया जा सकता। यह बैंक ऑफिसर्स के ऊपर, बैंक कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अदरवाइज तो ड्यूटी के दौरान बहुत सारी चूक होती है और जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वहां बहुत सारी चूक होती भी रहती है। ऐसी स्थिति में हर केस में एफआईआर होने लगे तो बैंक ऑफिसर्स का काम करना तो मुश्किल हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि यह ऐतिहासिक जजमेंट है और यह आगे भी मार्ग प्रशस्त करेगा, हाईकोर्ट का भी मार्ग प्रशस्त करेगा और लोगों को भी राहत देने का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, मैं अगला वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ उसमें बैंक का ही मसला है, लेकिन उसमें क्रिमिनल जो केस हुआ है, जो एफआईआर हुआ, उसको रद्द नहीं किया गया है। क्यों नहीं रद्द किया गया है उसे भी मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, जिससे कि आप लोग को यह समझने में आसानी हो कि कौन से केस में रद्द हो सकता है और किस केस में एफआईआर रद्द नहीं हो सकता है। मित्रों, धन्यवाद।